आइए जानते हैं आज वैदिक संस्कृति के बारे में। सिंधु सभ्यता के बाद का जीवन हमें वेदों के माध्यम से पता चलता है, इसलिए हम इसे वैदिक संस्कृति कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह हमारी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। वैदिक संस्कृति हो या हड़प्पा सभ्यता हो, ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक करके हम चर्चा करेंगे अपने टॉपिकों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों को इन संस्कृति का संस्थापक माना जाता है, इसलिए इसे आर्य संस्कृति भी कहते हैं। यह एक ग्रामीण संस्कृति थी। तो याद रखेंगे हम, सिंधु सभ्यता हमारी शहरी सभ्यता थी और ये वाली सभ्यता हमारी क्या है, ग्रामीण है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, जिसको ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। ऋग्वैदिक काल का टाइम है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का काल है 1000 से 600 ईसा पूर्व। चलिए जानते हैं हम वैदिक काल के बारे में। इसका काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, जो मैं आपको बता चुका हूँ। भारतीय आर्यों के संबंध में प्रथम जानकारी हमें वेदों से प्राप्त होती है। यानी आर्यों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, हमें वेदों से प्राप्त होती है। और वेद हमारे 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। उसके बारे में हम डिटेल से क्लास लेंगे, लेकिन अभी हम बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। ऋग्वेद में आर्य शब्द का 36 बार उल्लेख किया गया है, यानी 36 बार आर्य शब्द का प्रयोग किया गया। ईरानी भाषा का ग्रंथ अवेस्ता और ऋग्वेद की अनेक बातें समान हैं, यानी दोनों की दोनों क्या है, इक्वल बातें कही गई हैं। सिंधु आर्य की प्रमुख नदी थी। तो ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है कि आर्यों की प्रमुख नदी क्या थी। यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे इस बात को। सिंधु आर्यों की प्रमुख नदी थी, जिसका ऋग्वेद में बार बार उल्लेख किया गया। और दूसरी नदी जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो सरस्वती नदी थी, जिसे नदी माता भी कहते हैं। सरस्वती अभी विलुप्त हो गई है, जिसके बारे में आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार है। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि ऋग्वैदिक काल के लोग गंगा यमुना तक भी वो उनकी पहुँच थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्यों के निवास स्थल के लिए सप्त सैंधव का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में हम डिटेल में जान लेते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में हम जान लेते हैं, कुल, ग्राम, वश, जन। तो ये 4 शब्द हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें कुल का जो प्रमुख था वो कुलप था, और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, और विश के प्रधान को विशपति, और जन यानी कबीला के प्रमुख को राजन कहते थे। तो ये हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लास्ट में मैंने क्वेश्चन लगा रखा है जो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कबीले के प्रधान को सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। जो कबीले के प्रधान होते थे उनको सीमित अधिकार थे, पूरी तरह से फ्रीडम नहीं थी उनको, मतलब सीमित था उनका अधिकार। कबीले की आम सभा यानी समिति को राजन या राजा को चुनौती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, सभा और समिति दोनों ऋग्वेद काल की जनतांत्रिक संस्थाएं मानी जाती हैं, जो राजाओं को सलाह देती हैं। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा यूपीएससी में या स्टेट पीसीएस में कि समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था ऋग्वेद काल में, ऐसा पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा में भाग लेती थी और समितियों में भी भाग लेती थी। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि उस समय में ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की मदद करते थे, जिसमें सैनिक और पुरोहित प्रमुख थे। जनता स्वेच्छा से राजा को अंशदान देती थी। इसी अंश को बलि कहा जाता था। देखो, बलि का अर्थ समय के अनुसार बदलता चला गया। आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेगा
कि ऋग्वेदिक काल में बलि का अर्थ निम्न में से किससे है, तो उसमें बलि का अर्थ पशु हत्या से जोड़ देगा और यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बलि का अर्थ आप समझ गए हैं कि जो राजा को स्वेच्छा से अंश दिया जाता था। मतलब अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, रामशरण शर्मा की बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यू एनसीईआरटी और ओल्ड एनसीईआरटी प्रमुख बुक है, जिसको आप पढ़ेंगे तो ये टॉपिक आपका बहुत बेहतर ढंग से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी अगर मैं आपको बताता हूँ कि संसद टीवी जो भारत सरकार द्वारा यूट्यूब पर बिल्कुल मुफ्त है, आप वहाँ पर इस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। आप अगर उसमें देखेंगे इन शब्दों का बड़े अच्छे से वहाँ पर एक स्टोरी के माध्यम से वहाँ बड़े अच्छे से आपको समझाया गया। एक बार आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो भारत सरकार का चैनल है और वहाँ पर इससे संबंधित बहुत बेहतर ढंग से जानकारी दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद में चारागाह तथा बड़े जत्थे के प्रधान को वज्रपति कहा जाता था। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने रेड कलर से उसको हाईलाइट कर दिया है ताकि आप समझ सकें कि एग्ज़ाम के लिए आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। दुर्गपति के लिए पूरब तथा गुप्तचर के लिए स्पष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो गुप्तचर को ऋग्वेदिक काल में किस नाम से जाना जाता था, इस तरह की यूपीएससी क्वेश्चन बना सकता है। उग्र नामक अधिकारी अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था और युद्ध के लिए ऋग्वेद में गवष्टि शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है गाय की खोज। ऋग्वेद काल में गायों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि गायें उस समय में प्रमुख समझी जाती थी और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको अलर्ट पर रहना होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख है, जो पुरुषणी यानी रावी नदी, जो आज की रावी नदी है, उसको कहा जाता था। नदी के किनारे भारत जन एवं अन्य 10 जनों के बीच में हुआ। इस युद्ध में भारत जन के प्रमुख सूदास की जीत हुई। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत जन का संबंध निम्न में से किस में से है, तो वहाँ पर सूदास दे देगा, क्योंकि सूदास के नेतृत्व में वो फाइट हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी सामाजिक व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। ऋग्वेद की सामाजिक व्यवस्था क्या थी, उसके बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूतक में चतुर्वर्ण की व्यवस्था की गई है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऋग्वेद काल के कौन से सूतक में ये बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण विराट पुरुष है और जो ब्रह्मा के मुख से निकला है, और क्षत्रिय भुजा से, वैश्य जांघ से और शुद्ध पैरों से उत्पन्न हुए। तो जातिगत भेदभाव ऋग्वेद में यहाँ से शुरू हो जाता है। तो इसके बारे में आपको अलर्ट पर रहना है। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। समाज प्रतिसत्तात्मक था। ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप जानते हैं, वो वहाँ पर मात्र सत्तात्मक था और यहाँ प्रतिसत्तात्मक, यानी यहाँ समाज का प्रमुख केंद्र क्या था, पुरुष था। किंतु महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी और स्त्रियों को पति के साथ यज्ञ में आहुति दे सकती थी। मतलब आहुति देने की परमिशन महिलाओं को थी। यानी ऋग्वेद में हम देख पा रहे हैं कि स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी। लेकिन हम उत्तर वैदिक काल में देखेंगे तो स्त्रियों की स्थिति धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगी। समाज की सबसे छोटी जो इकाई थी वो कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। नियोग्य प्रथा, विधवा विवाह का प्रचलन था, किंतु बाल विवाह और पर्दा हमारा घूंघट प्रथा थी, उसका प्रचलन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं था। और यही क्वेश्चन यूपीएससी बनाकर आपके सामने पेश कर देगा। आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला को आजूम कहा जाता था। ऋग्वेद में वनस्पति से सोम रस बनाने की विधि का वर्णन किया गया है, जो आर्यों का प्रिय पेय पदार्थ था। तो ये जानकारी आपको सामाजिक व्यवस्था से मिलती है। अब हम इसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी जानेंगे। गाय और सांड की अत्यधिक चर्चा के कारण ऋग्वेद आर्यों को पशुचारक भी कहा जाता है। मतलब
वहाँ पर गाय और सांड की जो चर्चा अत्यधिक की गई है ऋग्वेद में, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पशुचारक रहे होंगे। गाय को सबसे उत्तम धन माना जाता था। इसे अधन्य यानी कि ना मारने योग्य पशु कहा गया है। घोड़े का एक महत्वपूर्ण योगदान था। पशुधन सबसे इम्पोर्टेंट अगर कुछ था तो वो था घोड़ा। ऋग्वेद आर्य द्वारा धातु के रूप में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया और धीरे धीरे तांबा कैसे लोहे की तरफ बढ़ेगा, ये हम उत्तर वैदिक काल की तरफ जब बढ़ेंगे तब मैं आपको क्लियर समझाऊंगा। अब हम इसकी धार्मिक व्यवस्था के बारे में भी जान लेते हैं। इंद्र इनके प्रमुख देवता थे, जो ऋग्वेद में कम से कम मतलब सबसे ज़्यादा जो सूतक लिखे गए हैं वो सबसे ज़्यादा 250 लिखे गए हैं, वो हमारे इंद्र देवता के बारे में लिखे गए हैं। अग्नि का दूसरा स्थान था और वरुण देवता भी इसमें प्रमुख थे। ऋग्वेद में कुछ देवियों का भी उल्लेख है, लेकिन पुरुष के मुकाबले देवियों की स्थिति कमज़ोर रही थी। इस युग में कर्मकांड का अभाव बना हुआ था, मतलब अभी तक कर्मकांड को लेकर ज़्यादा कर्मकांड नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये चीज़ें धीरे धीरे बढ़ जाएगी। पुषण ऋग्वेद काल के पशु देवता थे और उत्तर वैदिक काल में ये शूद्रों के देवता हो जाएंगे। तो आज हमने अपने टॉपिक ऋग्वेदिक काल को कवर किया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उत्तर वैदिक काल। तो प्रीवियस ईयर में इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो मैंने आपके सामने लगा दिया है। पूर्व में वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः था भक्ति, मूर्ति पूजा, यज्ञ पूजा, प्राकृतिक पूजा, यज्ञ और प्राकृतिक पूजा व भक्ति। देखो, भक्ति का कॉन्सेप्ट तो बहुत बाद में आया है, तो भक्ति हमारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता। और मूर्ति पूजा के बारे में हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उस समय में मूर्ति पूजा भी नहीं थी। तो इससे हमारा आंसर सीधा सी निकलता है, जिसमें प्राकृतिक पूजा और यज्ञों के बारे में कहा गया है, तो सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। यूपीएससी 2012 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। नीचे मैंने समरी में आपको बताया है कि आप 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप रामचरण शर्मा की प्रारंभिक भारत का परिचय आप ज़रूर पढ़ें। उसमें बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया गया है। और ओल्ड एनसीईआरटी 11th क्लास, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी मैंने संसद टीवी का आपको रेफरेंस दिया है। आप यूट्यूब पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो यूट्यूब पर ये संसद टीवी खुल कर आ जाएगा, और वहाँ पर आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से स्टोरी के माध्यम से आपको समझाया गया है कि ऋग्वेदिक और उत्तर वैदिक काल किस तरह से लोगों का वहाँ जीवन यापन करते थे, उसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है। आप सभी का धन्यवाद।